नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हीं खबरों को जगह मिलती है जिनका आपकी जिंदगी से सीधा जुड़ाव होता है। आज पहला परीक्षण होगा केजरीवाल के खुलासे का, जो वो कल करने वाले हैं। उनकी पत्नी ने वीडियो संदेश जारी करके ये बात बताई है। देश की नजर केजरीवाल की जमानत पर लगी थी, जहां उन्हें तारीख मिल गई। आज पटियाल आपको कमल के घर में पंजे के पुनर्जन्म की कहानी सुनाएगा। 2024 के चुनाव में इस पुनर्जन्म का बड़ा महत्व है। मोदी के मिशन 400 को अंजाम देने में तावड़े की टास्क फोर्स अब तक कितने कांग्रेसी डाउन कर चुकी है, यह भी जानिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से मतदान का नया फॉर्मूला बताया है। राजनीति रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। इस दावे का भी पटियाल आज परीक्षण करेगा। बटर चिकन और दाल मखनी पर कब्जे की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंच गई है। इसका स्वादिष्ट परीक्षण आप मेरे साथ जरूर देखें। सबसे पहले केजरीवाल से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। अब पटियाल आपको केजरीवाल पर कल की सबसे बड़ी खबर का परीक्षण करके दिखाएगा। कल भारत की राजनीति में बड़ा दिन है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले पर पूरा स्क्रीन प्ले कोर्ट में पेश कर सकते हैं। पीएमएलए कोर्ट के सामने वो इसे रख सकते हैं। यह दावा पटियाल नहीं कर रहा, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया है। कल केजरीवाल क्या खुलासा कर सकते हैं? शराब घोटाले से जुड़े वो सबूत क्या हैं जो केजरीवाल कल कोर्ट के सामने पेश करेंगे? आप सोच रहे होंगे आखिर कल ऐसा क्या है? कल ही केजरीवाल को क्यों यह खुलासा करना है? 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था और कल 28 मार्च ही है। केजरीवाल की ईडी हिरासत कल खत्म हो रही है। केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कस्टडी के बाद पहली बार केजरीवाल के वकील को अदालत के सामने बोलने का मौका मिलेगा। दावा यह किया जा रहा है कि केजरीवाल कोर्ट के सामने खुलासा करने के लिए तैयार है। तैयारी ईडी की भी पूरी है। शराब घोटाले में तेलंगाना से लेकर दिल्ली और गोवा तक फैले मनी ट्रेल पर मजबूत सबूत तलाशने की, क्योंकि केजरीवाल को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट ने ईडी में यही बताया था कि इस मनी ट्रेल का कहां से लेकर कहां तक कनेक्शन है। इसीलिए आज दिन भर कई जगह ईडी ने छापेमारी भी की। कहां छापे पड़े, ईडी को क्या सबूत मिले, सब बताऊंगा। लेकिन पहले आप अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सुन लीजिए। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी की यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। सुनीता केजरीवाल ईडी की कस्टडी में सीएम केजरीवाल से मिली थी। केजरीवाल ने ही उन्हें बताया था कि वो कोर्ट के सामने शराब घोटाले से जुड़े सबूत 28 मार्च को पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कल केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं?
क्या जो सीएम केजरीवाल हैं तथाकथित शराब घोटाले में मनी ट्रेल की मिस्ट्री कोर्ट को बताएंगे? सुनीता केजरीवाल ने हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। क्या शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पर कुछ खुलासा करेंगे केजरीवाल? क्या साउथ ग्रुप की भूमिका की पूरी पिक्चर कल क्लियर हो जाएगी? क्या कल गोवा ग्रुप का सच सामने आ जाएगा? क्या कल यह पता चल जाएगा कि शराब बिक्री में कमीशन 6 से 12% कैसे हुआ था? क्या कल देश की लिकर स्कैम में कैबिनेट नोट और तत्कालीन एलजी की भूमिका का भी पता चल जाएगा? केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली के तत्कालीन एलजी से पूछकर ही शराब नीति में बदलाव किया गया था। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार का कैबिनेट नोट भी काफी चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट नोट के फाइल में लग जाने से मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को खूब डांटा था। ईडी उस कैबिनेट नोट को भी ढूंढ रही है। केजरीवाल कल क्या खुलासा करेंगे, इसको लेकर हमने सीएम केजरीवाल के वकीलों की टीम में शामिल सोमनाथ भारती से बात की। वो हर कुछ किया जाएगा जिससे कि सच बाहर आए, चाहे केजरीवाल जी कहें, चाहे मैडम केजरीवाल कहें, चाहे पार्टी कहे। हर वो व्यक्ति जिसके पास इस बात की सबूत होगी किस प्रकार से इन्होंने डर के मारे कह दें या कहें कि भाई देश में जो डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं उसके मारे कहें, सबको बाहर आना पड़ेगा। केजरीवाल ने तो कोर्ट में घोटाले का पर्दाफाश करने की तैयारी कर ली है, लेकिन कल के लिए ईडी की तैयारी क्या है? ईडी के सामने मनी ट्रेल के सबूत पेश करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में ईडी लगातार सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। आज ईडी की टीम ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला के घर पर छापेमारी की। केजरीवाल की कस्टडी के बाद दीपक सिंगला पहले नेता हैं जहां ईडी का एक्शन देखने को मिला है। दीपक सिंगला आपके पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। दीपक ने विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी पर ईडी ने आखिर शिकंजा क्यों कसा? चलिए आपको यह कनेक्शन भी समझाता हूं। ईडी का दावा यह है कि दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन इन 100 करोड़ रुपए में से हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भिजवाए गए थे। इनका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2021-22 के गोवा चुनाव कैंपेन में किया था। ईडी का दावा यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में 12 प्रत्याशी थे जिनको यह पैसा दिया था और उन 12 प्रत्याशियों ने इस बात को कबूला भी है। ईडी का दावा है कि यह पैसा 4 रास्तों से होकर गोवा तक पहुंचा था। छापेमारी तो ईडी ने आज पंजाब के अमरूद बाग घोटाले में भी की। सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब के अमरूद बाग घोटाले का कनेक्शन भी दिल्ली शराब घोटाले से है? क्योंकि ईडी का तो दावा यही है कि दिल्ली लिकर स्कैम का पैसा पंजाब चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ और आज छापेमारी भी पंजाब के एक्साइज कमिश्नर के घर पर हुई। दरअसल यह पूरा मामला ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिगृहित जमीन पर लगे अमरूद के बागों के मुआवजे की आड़ में करीब 135 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा है। विजिलेंस विभाग पहले से इस मामले की जांच कर रहा था। 21 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है, लेकिन अब पेच क्या फंसा? जो अधिकारी इस मामले में आरोपी हैं उनको पहले से जमीन अधिग्रहण की जानकारी हो गई थी, इसीलिए अधिग्रहण वाली जमीन पर घने अमरूद के पेड़ लगाए गए ताकि बाग के हिसाब से जमीन का मुआवजा ऊंची दर पर मिल सके। पंजाब एक्साइज कमिश्नर वरुण के घर पर आज छापा पड़ा, इसलिए क्योंकि आईएएस वरुण रुजुम ही तब विभाग के चीफ थे, इसलिए यह कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। ईडी छापे मारकर सबूत तलाश रही है तो आम आदमी पार्टी विधानसभा के सत्र बुलाकर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवा रही है। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र था, लेकिन पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप जानते ही हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। विधानसभा के अंदर हुए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, केजरीवाल की रिहाई की मांग की, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपके विधायक सदन के वेल में घुस गए। आम आदमी पार्टी विधायक केजरीवाल की रिहाई के नारे लगा रहे थे तो विपक्ष के विधायक केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। माननीय
के सदस्यों से प्रार्थना है, कृपया अपने स्थान पर बैठें। अब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश चल रही है, विधायकों पे प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है, मगर ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आज ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर नागरिक की है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। हम भी केजरीवाल हैं, मैं भी केजरीवाल, मुझे भी गिरफ्तार करो। इनका डर को दर्शा रहा है कि ये जो कह रहे 400 पारी लग रहा है, 40 पार भी होते नजर नहीं आ रहे। ये वो लोग थे जो कहते थे कि जांच हो तो पहले अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो पहले जांच का सामना करिए, पहले इस्तीफा दीजिए, फिर जांच का सामना करिएगा। आज कह रहे हैं कि हम लोग जेल से शासन चलाएंगे। जेल से शासन चलने वाला नहीं है। देश लोकसभा चुनाव के मोड़ पर है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसका पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। केजरीवाल की एंट्री से क्या कांग्रेस आउट हो गई है? क्या देश में राजनीति का नया फ्रंट तैयार हो गया है? क्या पहले जो लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल होती थी वो अब केजरीवाल वर्सेस मोदी हो गई है? केजरीवाल के लाइमलाइट में आने से क्या बीजेपी के कांग्रेस मुक्त मिशन को मजबूती मिली है या फिर मजबूत केजरीवाल अभी भी कांग्रेस से कमजोर है? केजरीवाल शिकार हैं या मोहरा? अगर पूरे सीन को देखें तो इंडिया गठबंधन खेमे में अरविंद केजरीवाल बड़ा फेस बनकर उभरे हैं। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन की रैली भी है। मेरा एक और सवाल है, क्या केजरीवाल के लाइमलाइट में आने से असली नुकसान कांग्रेस को हो रहा है? राहुल और प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस खबरों से गायब हो गई है। सारा फायदा बीजेपी को हो रहा है। सोचिएगा, आपको कई जवाब मिल जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल अब की बार 400 पार वाले नारे को जमीन पर उतारने वाली बीजेपी की स्पेशल टास्क फोर्स का परीक्षण करेगा, जिसकी देखरेख में कमल के घर में पंजे का पुनर्जन्म हो रहा है। बीजेपी की एक चुनावी यूनिट है ज्वाइनिंग कमेटी। ये किसकी देखरेख में काम करती है और कैसे काम करती है, थोड़ी देर में इसका पूरा परीक्षण आपके सामने होगा। उससे पहले आपके लिए कुछ तस्वीरें देखना जरूरी हो जाता है। ये उन नेताओं की तस्वीरें हैं जो हाल के दिनों में अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, पूरे देश में कई छोटे दलों के नेता अपना दल छोड़कर कमल दल में शामिल हो रहे हैं। इनमें कांग्रेस छोड़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए बीजेपी में चल रहे इस वॉक इन ज्वाइनिंग को कमल के घर में पंजे का पुनर्जन्म कहा जा रहा है। अब इन तस्वीरों पर आप दोबारा गौर कीजिए। हर तस्वीर में नए नेता का स्वागत करते हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है और इनका नाम है विनोद तावड़े। पटियाल अब आपको विनोद तावड़े की स्पेशल टास्क फोर्स के आंकड़े दिखाने जा रहा है, जिसे देखने के बाद यह साफ हो जाएगा कि मोदी के मिशन 400 के पार के लिए बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी अब तक कितनों का काम कर चुकी है। 3 महीनों में दूसरे दलों से 42 बड़े नेता बीजेपी में आ चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा कांग्रेस के 27 बड़े नेता हैं। तेलंगाना की पार्टी बीआरएस के 5 नेता हैं, आम आदमी पार्टी के 3 नेता हैं, मायावती की बहुजन समाज पार्टी के 2 नेता हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 2 नेता हैं, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस का 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 नेता और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का भी 1 नेता शामिल है। इन 42 बड़े चेहरों में कई नेताओं को बीजेपी का टिकट मिल भी चुका है। जीत कितनों को मिलेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जीत पक्की करने के लिए टीम तावड़े तेजी से नई बीजेपी बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी को अकेले 370 सीटें जीतनी है, 50% से ज्यादा वोट हासिल करने हैं। एनडीए गठबंधन को 400 के पार लेकर जाना है। इसीलिए
बीजेपी ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई। इसका काम ऐसे नेताओं को बीजेपी में लाना है जो खुद जीतने का या किसी को जीत दिलाने की हैसियत रखते हो। ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी ने आओ और टिकट पाओ अभियान भी चला रखा है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीद उतार दिए हैं और इन उम्मीदवारों में 4 पुराने बीजेपी नेता हैं, 6 उम्मीदवार बाहर से बीजेपी में आए हुए हैं। यूपी में अब तक 63 प्रत्याशी उतारे गए हैं। कोर बीजेपी बैकग्राउंड के 38 और बाहर से आए हुए 25 चेहरों को टिकट मिला है। बिहार की 17 में से 11 पर कोर बीजेपी प्रत्याशी हैं, 6 सीटों पर बाहर से आए हुए नेता लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक पुराना बीजेपी नेता है, बाहर से आए 5 नेताओं को टिकट दिया गया है। तेलंगाना की 17 सीटों के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, जिनमें पुराने भाजपाई सिर्फ 3 हैं, जबकि 14 बाहर से आए हुए नेता हैं। झारखंड की 13 सीटों में से 8 पर कोर बीजेपी बैकग्राउंड वाले नेता हैं, जबकि 5 पर बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट दिया गया है। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर शुरू से ही पार्टी से जुड़े हुए चेहरे हैं, जबकि 3 पर दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट दिया गया है। दादरा और नगर हवेली की 1 सीट पर बीजेपी ने बाहरी नेता को ज्वाइन करवाकर चुनाव मैदान में उतारा है। हिमाचल की 4 सीटों पर 3 कोर बीजेपी नेता और 1 पर नया बीजेपी नेता लड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट की 18 सीटों पर 12 बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, 6 सीटों पर दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब की 13 सीटों पर बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और यह पहली बार होगा। उम्मीदवारों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 3 से 4 बीजेपी के पुराने नेता, जबकि 9 या 10 बीजेपी में आए नए नेताओं को टिकट मिलेगा। तो ये पूरे देश का हमने हिसाब किताब आपको बता दिया, लेकिन इसे पार्टी के वरिष्ठ नेता अच्छा नहीं मान रहे हैं। गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आज़ाद देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए है, केवल कुर्सी के लिए, देश के लिए नहीं। और इस हवा में मेरी पार्टी भी चल पड़ी, ये मुझे दुख है। मेरी पार्टी को नहीं चलना चाहिए। 2 बार मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मंत्री रहा, लेकिन सिद्धांत की राजनीति की मैंने। भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश में, भारत में, जहाँ राम मंदिर हमने बना लिया, राम का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, राम के आदर्श अपनाने होंगे, सिद्धांत की राजनीति लानी होगी। भगवान करे मेरे देश के सब नेताओं को सद्बुद्धि मिले और ये राजनीति देश के लिए हो, देश के लिए। शांता कुमार का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब बीजेपी में बाहर से आने वाले नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरे दलों के बड़े चेहरों को अपने पाले में लाने की बीजेपी की राष्ट्रव्यापी मिशन को पटियाल आपको देश के नक्शे पर दिखाना चाहता है। पंजाब में 4 बड़े चेहरे बीजेपी में जा चुके हैं, कांग्रेस के 2 सांसद भी हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में चले गए। उत्तराखंड में 1 बाहरी एंट्री हुई है। राजस्थान में 4 बाहरी नेता, गुजरात में कांग्रेस विधायक समेत 3 बाहरी, हरियाणा में 2 पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ही चले गए। यूपी में पूर्व कांग्रेस सांसद समेत 5 एमपी में 2 बाहरी नेता, झारखंड में मौजूदा कांग्रेस सांसद समेत 2, बंगाल में टीएमसी सांसद समेत 2 नेता, महाराष्ट्र में 2 कांग्रेस के और अशोक चौहान का नाम तो आप जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश में 1, ओडिशा में बीजेडी के 1, कर्नाटक में 1, तेलंगाना में दूसरे दलों के 5, तमिलनाडु में 1, केरल में 1 बाहरी नेता शामिल हो चुका है। पिछले 1 साल में दूसरे दलों के करीब 82 नेता शामिल हुए हैं और अगर हम कार्यकर्ताओं को भी इसमें मिला लें, मिला लें तो ये आंकड़ा बन जाता है 82,000 जो बीजेपी में शामिल हुए। इनमें कौन कौन शामिल है? पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य से लेकर पार्टी के पदाधिकारी तक इसमें शामिल है। खैर, आत्मविश्वास से भरी पार्टी और जनता के बीच सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। चुनाव लड़ने के लिए विश्व स्तरीय संगठन है, फिर भी बीजेपी को दूसरी पार्टियों के नेताओं की जरूरत क्यों है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है जीत, जो बीजेपी के मिशन 400 पार का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले ज्वाइनिंग कमेटी बना दी।
इस टीम में 5 सदस्य हैं जो ज्वाइनिंग कमेटी है। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े कमेटी के संयोजक और पश्चिम भारत के प्रभारी हैं। राजीव चंद्रशेखर को दक्षिण भारत, अनुराग ठाकुर को उत्तर भारत, भूपेंद्र यादव के पास मध्य भारत और रविशंकर प्रसाद के पास पूर्वी भारत और विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इस टीम के नीचे हर राज्य में एक स्टेट ज्वाइनिंग कमेटी काम करती है जो राज्य में दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग पर काम करती है। इसी तरह जिला स्तर पर भी एक टीम काम करती है। दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी का पूरा नेटवर्क काम करता है, लेकिन किसी दूसरे दल के नेता को पार्टी में शामिल करने से पहले उस नेता की पूरी स्क्रूटनी होती है। 4 अहम बातें देखी जाती हैं उसमें। पार्टी के लिए नेता उपयोगी है या नहीं, उस नेता की छवि और बैकग्राउंड की जांच होती है, विवादित छवि या बयानों का इतिहास जरूर देखा जाता है, नेता के अपने व्यक्तिगत जनाधार की भी परख होती है और शामिल करने से पहले उसके फायदे और नुकसान का आंकलन भी किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले नेता का नाम प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखा जाता है, फिर क्षेत्र प्रभारी के सामने आता है वो। नेशनल ज्वाइनिंग कमेटी के नेता उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और पार्टी अध्यक्ष की मंजूरी के बाद उस नेता को ज्वाइनिंग करवाई जाती है, उसकी ज्वाइनिंग होती है बीजेपी में। इस पूरी जानकारी के लिए हमने नीरज पांडे को अपने साथ जोड़ा है। नीरज बताएंगे कि ये पूरी रिपोर्ट आखिर कैसे तैयार होती है और तावड़े के ताबड़तोड़ एक्शन को चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी कैसे जस्टिफाई कर पाएगी। नीरज, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पटियाल साहब की पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि किस सीट पे कहाँ वो कमज़ोर हैं, किस नेता के आने से उनका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। अगर किसी नेता की उपयोगिता उनको लगती है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में है और वो आना भी चाहते हैं, दोनों तरफ से जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो प्रपोजल सबसे पहले ज़िले से और स्टेट से आता है और वो सेंटर तक आता है। सेंट्रल की जो ये 5 लोगों की टीम है, ये पूरे देश को 5 भागों में बांट कर कोऑर्डिनेट कर रही है कि उस क्षेत्र से कौन आदमी आएगा। वो प्रपोजल जब कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नाम हुआ, स्टेट लेवल पर हुआ तो स्टेट फाइनल कर लेती है ऊपर वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर। लेकिन अगर कोई बड़ा चेहरा यानी कि विधायक, सांसद या पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी किसी दूसरे दल से हमारे बीजेपी दल में आ रहा है तो उसके लिए बाकायदा ये नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक जाता है अप्रूवल के लिए, वहाँ रखा जाता है। उसके गुण अवगुण सारी बातों से उन्हें अवगत कराया जाता है। नीरज, कई पुराने नेता इसका विरोध भी करने लगे हैं, इस पर कुछ कहती है पार्टी? देखिए, ये बात सही है। हमने कई बार बात की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कि इस तरह की बात आती है तो उनका साफ कहना है कि कई बार किसी के आने से कुछ विरोध या उस तरह की बातें होती हैं, चूँकि लोगों को लगता है कि शायद इसके आने से हमारा जो वज़न है या हमारी वक्त जो हमारा उपयोगिता है वो हमारी उपयोगिता कम होगी। लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं का मानना है कि परिवार बड़ा होना चाहिए, परिवार में हर तरह के लोगों के लिए जगह होनी चाहिए और अगर वो व्यक्ति उपयोगी है तो उसे पार्टी में लेना चाहिए। इसलिए इससे पार्टी का स्ट्रेंथन होना है। आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चली थी उसके बाद आज कहां पहुंच गई और यही कारण है कई राज्यों में तो इस तरह से स्थिति हो गई कि दूसरे दलों से आए लोग केंद्र में मंत्री, राज्यों में उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों में मुख्यमंत्री तक हैं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सोच है कि उनका साफ मानना है कि जिस जगह पे उनका कुनबा छोटा है या लगता है कि मॉस लीडर्स की कमी है वहाँ लेना चाहिए। पंजाब का ही अभी ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। पंजाब में हर 13 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है। उनके पास अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट्स की कमी है क्योंकि सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो लंबे समय से वहाँ पर जमे हुए हैं उनके साथ उनका मुकाबला और वो दोनों गठबंधन में ऑलमोस्ट वैचारिक रूप से एक है। तो सही कह रहे हैं आप नीरज। आप इसी तरह से आगे भी हमें ये जानकारियां देते रहिए, अपने वोटर को जागरूक करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का ही रहने वाला हूं, तो आपको पंजाब में आज की पॉलिटिकल मूवमेंट की एक दिलचस्प बात बताता हूं। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में शीतल अंगुराल ने और सुशील रिंकू ने, इन दोनों ने आपस में चुनाव लड़ा आमने सामने। एक आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा और रिंकू ने लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। तब शीतल अंगुराल ने रिंकू को हरा दिया। रिंकू कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे तब। बाद में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जालंधर से सांसद बन गए क्योंकि कांग्रेस छोड़कर वो आ गए थे आम आदमी पार्टी में। लेकिन आज आम आदमी पार्टी सांसद
सुशील रिंकू और आम आदमी पार्टी के ही विधायक शीतल अंगुराल दोनों ही एक साथ बीजेपी ज्वाइन कर गए। बीजेपी की राम राज्य की परिकल्पना को भी साकार कर दिया, जिसमें शेर और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पी सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो लोटस ऑपरेशन पंजाब में मुद्दा बनाया गया था, उसकी आवाज किसने उठाई थी? उसकी आवाज उठाई थी शीतल अंगुराल ने। केस भी बाकायदा दर्ज हुआ था, लेकिन आज वही शीतल अंगुराल उसी पार्टी में आ गए जिसको वो ऑपरेशन लोटस के लिए जिम्मेदार मानते थे। अब पटियाला बेरोजगारी और रोजगार का परीक्षण करने वाला है। यह घर घर से जुड़ा मामला है। इसकी बात तो सब दल करते हैं, लेकिन इसके नाम पर वोट क्यों नहीं पड़ता? फिर भी चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हमेशा हो रही है। 27 मार्च दोपहर ठीक 11:47 पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। इसकी हाइलाइट्स अब मैं आपको बताता हूं। भारत के कुल वर्कफोर्स में जितने बेरोजगार हैं, उनमें 83% युवा हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकती। बीजेपी की इसी सच्चाई को युवा समझ चुके हैं। बीजेपी उन्हें रोजगार नहीं दे सकती। यह संदेश पार्टी की चुनावी गारंटी की प्रस्तावना है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना है। कांग्रेस सत्ता में आई तो खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद तत्काल भरे जाएंगे। हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपए सालाना की अप्रेंटिसशिप देंगे। पेपर लीक के खिलाफ नया कानून आएगा। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। स्टार्टअप्स के लिए 5000 करोड़ का नेशनल फंड देंगे। यह कांग्रेस ने दावा किया, प्रियंका गांधी कह रही हैं। बेरोजगारी क्या चुनाव में मुद्दा बनेगी? इस सत्य का परीक्षण अब पटियाला ने किया है। और राजनेता क्या कहते हैं इस पर, उन्हीं से पूछा, आप भी सुन लीजिए। तो जो जॉब दिए गए हैं उनकी संख्या देख लें हम, वो भी संख्या 1 करोड़ से ऊपर है पिछले सालों के अंदर। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री इस बात को बराबर कहते हैं कि जॉब का अर्थ केवल सरकारी नौकरियां नहीं है, और है भी नहीं। जॉब का अर्थ यह है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है उसको ओपन करें, नौजवानों को मौके दें। उसके लिए पूरी स्किलिंग से लेकर के और मुद्रा योजना, अन्य योजनाएं, स्टार्टअप, वो सब चालू की गई हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोग विकास करें, जिसके अंदर बहुत जॉब क्रिएट होते हैं। जब इन्होंने वादा किया था 2014 के अंदर 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, आज 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, और हुआ कितना है? कुल 4 लाख। और बाद में कहते हैं तो हमारा जुमला था। देखिए, अब की बार न्याय की बात जो राहुल गांधी जी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है, इंडिया अलायंस ने की है, रोजगार की बात उनमें अहम है, और हम लोग रोजगार देंगे, यही बात मैं कहना चाहता हूं। और भाजपा ने ठगा है और हम ठगने नहीं देंगे, यही आह्वान करना चाहते हैं। रोजगार पर विपक्ष नौकरी को मुद्दा बनाता है, जबकि सरकार इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गई है। वो कहती है नौकरी सीमित है, जबकि रोजगार सबको चाहिए। इसीलिए व्यापार और स्टार्टअप्स की ओर देखना चाहिए। बेरोजगारी पर सारी पॉलिटिकल बयानबाजी एक रिपोर्ट आने के बाद और बढ़ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडिया एम्प्लॉयमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा है कि भारत में 83% युवा अब भी बेरोजगार हैं। इसमें से 67.7% ऐसे बेरोजगार हैं जो 12वीं पास हैं और ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। रिपोर्ट में चिंता वाली बात यह भी है कि पढ़े लिखे बेरोजगारों का प्रतिशत बढ़ रहा है। साल 2000 में यह दर 35.2% थी। 2022 में यह बढ़कर 67.5% हो गई, यानी 22 साल में करीब 30% का इजाफा हुआ इसमें। रिपोर्ट को यह भी बताती है कि भारत में 10वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट हाई हो गया है। गरीब राज्यों और गरीब जनसंख्या में इसका हिस्सा ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं कि चुनाव से ठीक पहले रोजगार पर सरकार का रुख क्या है। सरकार का दावा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का टारगेट है। भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। रोजगार बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स पर सरकार का फोकस है। बेरोजगारी पर रिपोर्ट आने के एक दिन पहले ही देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर और फेमस इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कहा था कि भारत की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हाइप पर भरोसा करना ठीक नहीं है। देश को ज्यादा ध्यान बुनियादी समस्याओं को दूर करने पर लगाना चाहिए। वैसे दुनिया में आर्थिक असमानता पर रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था ने भारत में अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को चिंताजनक बताया है।
अब चलिए ये बताते हैं कि राजनीति में दावे बहुत हैं, गारंटी भी है, लेकिन हकीकत क्या है वो समझनी चाहिए। राजनीतिक ईमानदारी का ओरिजिनल मीटर अब पटियाल आपके सामने रखता है। पिछले 5 साल में संसद में आपके चुने हुए सांसदों ने किस विषय पर कितने सवाल पूछे, इस लिस्ट में आपके हित में कितने सवाल थे, इसे समझिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े 6,602 सवाल सांसदों ने पूछे। कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े हुए 4,642 सवाल पूछे। रेलवे से 4,317, फाइनेंस से जुड़े हुए 4,122, शिक्षा विभाग से जनहित में सिर्फ 3,559 सवाल पूछे गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 3,263 सवाल पूछे गए। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से 2,813 सवाल पूछे गए। जल शक्ति मंत्रालय से 2,808, महिला और बाल विकास मंत्रालय से 2,727, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री से 2,643, गृह मंत्रालय से 2,624, श्रम रोजगार से 2,518 सवाल पूछे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से 2,424 सवाल पूछे गए। सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 2,381 और ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2,368 सवाल पूछे गए। रोजगार और बुनियादी मुद्दों पर सवालों का अनुपात बहुत उत्साहजनक नहीं है। ऐसे में सवाल की रोजगार के प्रति राजनीतिक दलों का रवैया दिखावटी क्यों है? एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं, आपको ये जरूर सुनना चाहिए। बेरोजगारी एक समस्या तो दिखाई पड़ती है, हकीकत है, लोग कहते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन जब वो वोट देने के लिए जाते इस मुद्दे पर वो अपने वोट देने का निर्णय नहीं बनाते। और इसकी वजह बहुत साफ है। देश में तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, एक वोटर के पास एक वोट होता है और मुद्दे तमाम होते हैं। उसे पार्टी पसंद है, उन्हें उम्मीदवार पसंद है। ये भी हो सकता है कि जिस पार्टी की सरकार है उन्होंने जो दूसरे काम किए हैं वो पसंद है। आज अगर हम बीजेपी की बात करें तो हिंदुत्व का मुद्दा हो सकता है लोगों को वो पसंद हो। प्रधानमंत्री मोदी की छवि पसंद हो, इस कारण लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की छवि के कारण बीजेपी को वोट किया। तो अन्य मुद्दों पर उनके वोट देने का निर्णय प्रभावित हो जाता है और बेरोजगारी के मुद्दे पर उनका वोट प्रभावित नहीं होता। इस वजह से पिछले 5-10 सालों में हमने देखा है कि बेरोजगारी का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा नहीं बना है। रोजगार और बेरोजगारी पर पटियाला अब आपको एक और चौंकाने वाली बात सुनाता है। अमेरिका में हर महीने लेबर विभाग बेरोजगारों की संख्या बताता है। फरवरी महीने में वहां पर बेरोजगारों की संख्या 65 लाख है। लेकिन क्या हम दावे से कह सकते हैं कि भारत में मार्च महीने में बेरोजगारों की संख्या क्या है? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे यहां सार्वजनिक स्पेस में ऐसा कोई सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों नहीं होता। हमने इस विषय में एक्सपर्ट की राय ली, आप उसे भी सुनिए और समझिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो एक निजी क्षेत्र की संस्था है, उसके आंकड़े और परिभाषाएं आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम बल संस्था जो है उनके मुताबिक हैं, उनके डेफिनेशंस के मुताबिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मेल खाते हैं, जबकि सरकारी आंकड़े मेल नहीं खाते। इस वजह से सीएमआई के आंकड़े अब ज्यादा पुख्ता माने जा रहे हैं। सरकार अपने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के परिभाषा नहीं बदलती, तब तक सरकारी आंकड़ों पे सवाल उठेंगे। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि बेरोजगारी और रोजगार पे आंकड़े इकट्ठा नहीं किए जा रहे हैं। वो बाकायदा 50 साल से हमारे देश में हो रहा है। प्रियंका गांधी जैसे राजनेताओं को दूसरों की कमियां देखने का राजनीतिक अधिकार है, लेकिन उन्हें ध्यान इस बात पर भी देना चाहिए कि जब देश में उनकी पार्टी की सरकार थी तो वो रोजगार देने और बेरोजगारी मिटाने का कोई पारदर्शी और प्रभावी सिस्टम क्यों नहीं बना सकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पटियाला चुनाव में बैलेट पेपर के मतदान की नई सियासी चाल का परीक्षण करेगा। चुनाव और उसके नतीजे जब भी आते हैं, विपक्ष कहता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र को बचाओ। ऐसी कई दलीलें आज फिर एक बार विपक्ष दे रहा है। कई बार तो उंगली चुनाव आयोग पर भी उठती है। तो चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने का खुलासा
यह किया था कि आप आइए हम चैलेंज करते हैं, लेकिन बहुत कम राजनीतिक दल कमियां बताने के लिए वहां दिखाने पहुंचे थे, लेकिन साबित कुछ भी नहीं हुआ था तब। अब ईवीएम मुक्त चुनाव पर कांग्रेस का बघेल प्लान आ गया है। मैं जनहित में इस मुद्दे को डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको 16 मार्च का एक किस्सा सुनाता हूं। इसी रोज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने शेर पढ़ा, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। आपको भी याद होगा ये कहा था ना उन्होंने, और ये इसलिए कहा था क्योंकि जो बार बार ईवीएम हसरतों का इल्जाम, उसकी वजह से अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई। लेकिन फिर भी ईवीएम पर राजनीति का नया अध्याय खुल गया है। विवाद की नई चिंगारी को हवा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दी है। बघेल ने मतदान के लिए ईवीएम के विरोध को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। भूपेश बघेल को जो फार्मूला याद आया है, पहले उन्हीं से सुन लिए वो है क्या। छब्बीस मार्च को भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन में थे। बघेल आमालोरी गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे। बघेल ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा, अब मैं आपको लोकसभा चुनाव में 375 सीट जीतने वाले बघेल फार्मूले की बड़ी बातें बताता हूं। पहली बड़ी बात, कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि हर लोकसभा क्षेत्र में 375 से ज्यादा प्रत्याशी खड़े हों, तब बैलेट पेपर से चुनाव कराना आयोग की मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग में ऐसा ही नियम है। दूसरी बड़ी बात, बघेल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरें। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि अगर एक लोकसभा सीट में 375 से अधिक प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो वहां ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तीसरी बड़ी बात, बघेल ने कहा अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो कांग्रेस की ही जीत होगी। चौथी बड़ी बात, बघेल ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वो सभी लोकसभा सीटों में 375 से अधिक कैंडिडेट की संख्या रखेंगे। पांचवी बड़ी बात, अगर सभी सीटों पर 375 कैंडिडेट मैदान में रहेंगे तो निर्वाचन आयोग को वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। ये 5 बड़ी बातें बघेल साहब ने कही। बघेल जी पूर्व सीएम हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसे सुनकर आम आदमी को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि अगर ऐसा ही होता तो विपक्ष ईवीएम का रोना क्यों रोता। वो तो हर संसदीय क्षेत्र में 375 से ज्यादा प्रत्याशी खड़े करवा देता और फिर चुनाव ऑटोमेटिकली बैलेट से होते, ईवीएम से शिकायती खत्म हो जाती। इसीलिए पटियाल ने इस बघेल प्लान का पूरा निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी से सत्य का सीधा प्रसारण अब आप सुनिए। ऐसी स्थिति बनती कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 बैलेट यूनिट्स लगाने की ही क्षमता लगाए जा सकते हैं एक सीयू को। उसके तारतम्य में अगर हम कैंडिडेट्स देखें 24 बैलेट यूनिट में कितने आ सकते हैं, तो उसका अगर हम मैथमेटिक्स गणितीय उसमें कैलकुलेट करते हैं तो 384 कैंडिडेट्स तक ही बैलेट यानी जो हमारा पूरा ईवीएम है उसके द्वारा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर ऐसी आती है कि जहाँ पे 384 से ज़्यादा कैंडिडेट है तो उसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसी स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग को इसका मार्गदर्शन और जानकारी दी जाएगी। अब मैं चुनाव के मौसम में युवा वोटर के मन की बात करूंगा। इसमें से भी पहली बार वोट करने वाले वोटर्स के देश में कुल युवा वोटर 22% हैं, जबकि फर्स्ट टाइम वोट है 1 करोड़ 86 लाख।
कुल वोट का 1.92% और कुल युवा वोट का 8.45%। अब मैं इन्हीं फर्स्ट टाइम वोटर्स की चॉइस आपको बताता हूं। इसे नेताओं और पार्टियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि उनका यूथ वोटर्स आखिर उनसे क्या चाहता है। यह सर्वे असर नाम की संस्था ने कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली समेत 7 शहरों में किया है। 1600 फर्स्ट टाइम वोटर से सवाल पूछे गए थे। इस सर्वे में 87% युवा क्या कहते हैं, वो वोटर्स कहते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उनके लिए। 86% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने कहा कि वो देश के आर्थिक हालात से चिंतित हैं। 79% युवाओं ने यह कहा कि उनका वोट इससे तय होगा कि कौन सी पार्टी या नेता क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे चुनाव में उठा रहा है। क्लाइमेट चेंज पर पार्टियों की पॉलिसी कितनी जरूरी है, अभी से समझिए। 95% युवाओं ने माना कि पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता की जरूरत है। 79% युवाओं ने माना क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है। 75% युवाओं को लगता है कि क्लाइमेट चेंज की अगर खराब स्थिति रहेगी तो उसे रोकना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। पर्यावरण पर जो भी संकट खड़ा हुआ है वो कम कैसे हो, इस पर 87% युवाओं ने कहा कि ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे संसाधन इस्तेमाल हों जिससे उनका पर्यावरण पर बुरा असर कम से कम हो। 80% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने और कार्बन एमिशन को रोकने के लिए तुरंत काम होना चाहिए। हमारे देश में इसकी सख्त जरूरत है, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों को इससे कुछ फर्क पड़ता है? वोट बैंक के लिए ही सही, क्या सत्ता की चाह रखने वाली पार्टियां युवाओं के इस मुद्दे पर ध्यान दे रही हैं? जवाब है नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट में हम लगातार वायु प्रदूषण के मुद्दे को उठाते आए हैं। हमने कुछ दिन पहले ही आपको दिखाया था कि भारत में हर मिनट वायु प्रदूषण के चलते 3 लोगों की मौत होती है, लेकिन सरकारी लापरवाही की हालत देखिए। देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाई गई संस्था CPCB ने बताया है कि पर्यावरण संरक्षण शुल्क और पर्यावरण मुआवजे से 777 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। इसका इस्तेमाल पर्यावरण की रक्षा के लिए करना था, लेकिन लगभग 156 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए, यानी दिल्ली NCR में फैले पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिर्फ 20% ही खर्च किया गया। संसद में पिछले 5 सालों में सांसदों ने पर्यावरण के मुद्दे पर केवल 3263 सवाल ही पूछे। अब आप याद रखना, जब भी नेता वोट मांगने आए उनसे पूछना जरूर, हमारी खराब हवा को ठीक करने के लिए उन्होंने और उनकी पार्टी ने क्या किया। चलिए, अब वक्त हो गया है आपके पब्लिक कमेंट्स का। फटाफट गौर कर लेते हैं कि क्या आपने लिखकर भेजा है हमारे शो पर। प्रदुमन जी लिखते हैं, इंप्रेसिव टू सी द जर्नलिज्म स्पार्किंग चेंज द प्लाइट ऑफ एलमंड लेबरर रिसीविंग पीनट्स फॉर देयर हार्ड वर्क फाइनली गेनिंग अटेंशन। कुदोस टू जगविंदर पटेल एंड द टीम फॉर हाईलाइटिंग सच क्रूशियल इश्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदुमन जी। हम भी इसी तरह से आपके दिल की बात सरकार और देश दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे, आगे भी आपसे वादा है। अब मुझे दीजिए इजाजत। पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही, लेकिन ABP न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।